हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, क्या क्या होता है उसमें, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पहले हम ये जान लेते हैं कि पार्टनरशिप आखिर होती क्या है। हम थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पार्टनरशिप जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं आखिर ये होता क्या है, जिसकी हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप आखिर जो वर्ड है पार्टनरशिप आखिर होता क्या है वो हम देख लेते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है मैं बता देता हूं। एक फर्म के अंदर एक से ज्यादा पर्सन्स, मतलब कि 2 पर्सन हो सकते हैं, 3 पर्सन हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एग्री हो जाते हैं कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब ये साथ में मिलके एक फर्म के अंदर पैसा अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जिससे इनको क्या होगा, प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है ना। तो ये क्या है, ये पार्टनरशिप एक तरीके की, मतलब क्या करें, एक ही फर्म के अंदर एक से ज्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर फर्म में अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, फ्यूचर में इनको प्रॉफिट मिल सके, है ना। तो ये क्या एक तरीके से पार्टनरशिप है, ठीक है। ये क्या होती है, ये चीज पार्टनरशिप होती है, ठीक है। तो अब थ्योरी पे हम आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के तहत पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग टू ऑल। पार्टनरशिप क्या है, एक से ज्यादा एक फर्म के अंदर एक व्यक्ति एक या दो व्यक्ति के बीच का रिलेशन है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं उसमें एग्री हो जाते हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने में और कई इस तरीके की जो एक्ट होती है फर्म के अंदर उनको शेयर करने में, ठीक है। पार्टनरशिप होती है, ये बताया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेम वही है कि जो पार्टनरशिप है वो क्या है, दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्तियों का आपस का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है ये पार्टनरशिप, कि वो आपस में एग्री हो जाते हैं, किस लिए, कि अपनी कैपिटल को शेयर करने के लिए, दूसरा प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, है ना। और भी कई तरीके के फर्म के अंदर एक्ट होते हैं उनको शेयर करने के लिए, ठीक है। ये खाली इसमें और कुछ नहीं है। और एक और चीज आप जान लीजिए, जो पार्टनरशिप होती है वो क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो पार्टनरशिप है वो क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे है वो सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब जो पार्टनरशिप है वो खुद में एक लीगल एंटिटी है ना। मतलब ये जो पार्टनर्स है और ये फर्म है ना, ये दोनों तो अलग अलग हो गए। तो जो फर्म है इसकी अकाउंटिंग अलग रहेगी, ये अलग एंटिटी, जो फर्म है वो अलग एंटिटी है, और जो पार्टनर्स हैं ये क्या है, ये अलग एंटिटी है। समझे आप, फर्म से अलग एंटिटी है जो पार्टनर्स है ना। और पार्टनरशिप इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, मतलब क्या है इसमें कि फर्म की जो है अलग एंटिटी, वो अलग अकाउंटिंग होगी, अलग अकाउंटिंग एंटिटी होती है फर्म की, और पार्टनर्स की क्या होती है, अलग अकाउंटिंग एंटिटी होती है, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स देख लेते हैं क्या है। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें क्या है, मिनिमम पर्सन्स कितने होने चाहिए, 2 पर्सन्स होने चाहिए, ऐसे होते हैं वो, क्योंकि अकेले तो कोई व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप क्या होती है, जब एक ही फर्म के अंदर एक से ज्यादा व्यक्ति आपस में क्या करते हैं, एग्री हो जाते हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने में, है ना, तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। तो मिनिमम कितने होने चाहिए, वो 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, हमारे लॉ के हिसाब से देखा जाए तो 50 होने चाहिए। और ये जो वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 है, ये कौन सा सेक्शन लगता है, कौन सा कंपनी एक्ट लगता है, वो भी हम देख लेते हैं। ये लगता है कंपनी एक्ट 2013 और सेक्शन 464, ठीक है। बस ये सब तो आप जान लेंगे, बस इतना जान लो कि फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम पर्सन्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। एग्रीमेंट क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं, हम ये पहले देख लेते हैं कि एग्रीमेंट जानने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर एग्रीमेंट होता क्या है ना, कि एग्रीमेंट में क्या क्या आता है। उससे जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर एग्रीमेंट जो होता क्या है। एग्रीमेंट क्या है, जैसे कोई पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स आपस में कोई डील कर रहे हैं,
मतलब आपस में कोई उनका प्लान है, डिसीजन ले रहे हैं कुछ मैनेजमेंट में लाने का या फिर पार्टनरशिप जो कर रहे हैं आपस में उसमें कुछ चेंजेस लाने का, तो उसमें क्या है वो जो मान जाते हैं, परमिशन दे देते हैं, वो क्या एक तरीके से एग्री हो रहे हैं। जैसे बताएगा कि हाँ हम क्या करते हैं, जैसे पार्टनर्स हैं वो कुछ और कैपिटल भी ऐड कर रहे हैं फर्म के अंदर, सीधी मतलब एग्री हो रहे हैं तभी तो ऐड कर रहे हैं। एग्री होना मतलब एक तरीके से कोई भी फर्म के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं। तो एग्री होने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, वही एग्रीमेंट कहलाता है। एग्रीमेंट क्या होता है ये देख लिया हमने क्या होता है। एग्रीमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एक हमारा हो जाता है ओरल एग्रीमेंट और दूसरा रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट क्या होते हैं, हमारे पार्टनरशिप डीड होते हैं। जो रिटन एग्रीमेंट है हम उसको किस नाम से जानते हैं, पार्टनरशिप डीड के नाम से। ये जो एग्रीमेंट वगैरह क्या होता है मैं आपको बेसिक तो बता दिया है, अभी हम जैसे कॉन्सेप्ट आगे समझेंगे तो आप उसमें आप देखेंगे एग्रीमेंट आखिर क्या होता है, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा उसमें। ठीक है, बस हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और जो ओरल एग्रीमेंट है हमारा वो वैलिड होता है, मतलब कोई भी चीज है, कोई भी अगर हमें एक्ट हो रहा है अगर फर्म के अंदर, उसमें अगर एग्री है हम, उसका जो एग्रीमेंट बनाया जाएगा, अगर हमने ओरल एग्रीमेंट दे दिया है उसमें, अगर तो ओरल एग्री हो गए हैं तो वो भी वैलिड माना जाता है। पर रिटन एग्रीमेंट भी वैलिड माना जाता है और उसको हम रिटन एग्रीमेंट को किस नाम से जानते हैं, पार्टनरशिप डीड के नाम से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पार्टनरशिप मस्ट कैरी अ लॉफुल बिजनेस। जो पार्टनरशिप है वो क्या है एक लॉफुल बिजनेस है। लॉ के बिना पार्टनरशिप फर्म नहीं चल सकती, बिजनेस में नहीं चलेगा, सीधी बात है। लॉ के बिना वो तो हम बाद में देखेंगे क्या होता है, लॉ वगैरह क्या है आखिर पार्टनरशिप फर्म के। पहले हम ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ पार्टनरशिप क्या होती है वो थोड़ा इजी तरीके से हम समझ लेते हैं। जैसे क्या है, ये दो पर्सन है फर्म के अंदर, इनका नाम कुछ भी रख लेते हैं, सोनू मोनू रख लेते हैं ना। सोनू मोनू है, ये दोस्त हैं आपस में। इन्होंने क्या किया, एक मोबाइल परचेस किया है, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, है ना। फिर ये 2-3 महीने बाद क्या करते हैं, उसी मोबाइल को सेल कर देते हैं, कितने में, 12,000 रुपए में। मतलब 2,000 रुपए इनको क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। 2,000 रुपीज इनको क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं। तो ये क्या करे, एक तरीके से इन्होंने क्या किया, एक मोबाइल को खरीदा, एक ही फोन को खरीदा, इन्होंने क्या किया, उसको 12,000 में सेल कर दिया, 2,000 रुपए इनको मुनाफा हुआ, तो 2,000 रुपए गेन होगा। तो एक तरीके से क्या है, पर यह है कि एक पर्सन ने नहीं खरीदा, इन दोनों ने मिलकर खरीदा। जैसे 10,000 रुपए जो इन्होंने इन्वेस्ट करे हैं, इसमें इन्वेस्ट बोल सकते हैं, फिर कुछ वो फोन खरीदा जो, जैसे किसी ने एक ने 5,000 लगा दिए होंगे, मतलब सोनू ने 5,000 लगा दिए, मोनू ने भी 5,000 लगा दिए, हो गए 10,000। तो ये क्या हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से पार्टनर बन रहे हैं। एक फोन को खरीदने के लिए क्या करें, दोनों अगर एग्री हो रहे हैं कि हाँ भाई 5,000 तुम लगाओ, 5,000 मैं लगाता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये एग्री हो गए आपस में, क्या कैपिटल, मतलब कि अगर अकाउंटिंग की टर्म में बता रहा हूं मैं आपको, ये क्या हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं। किस लिए एग्री हो रहे हैं, कि हाँ कैपिटल लगाने को, है ना, फर्म के अंदर। मैं इसका एग्जांपल नहीं, तो जो फर्म वगैरह मैं बोल रहा हूँ, मैं अलग एग्जांपल ले रहा हूँ फर्म के हिसाब से, मतलब एग्जांपल इनका ले रहा हूँ मैं वो बाद में समझाऊंगी पूरा एग्जांपल, मैं अभी इतना बता रहा हूँ। ये जो दो है सोनू मोनू, ये एग्री हो जा रहे हैं, किस लिए एग्री हो रहे हैं, कि फोन को खरीदने के लिए। 5,000 सोनू ने लगाए इसमें और 5,000 मोनू ने, 10,000 टोटल हो गए जिसका इन्होंने फोन खरीदा। तो एक तरह से एग्री हो गए हैं। ये किस लिए एग्री हुए हैं, किस लिए इन्होंने पैसा लगाया उसमें, किस लिए, ये जो 2,000 रुपए हैं, ये जो 2,000 प्रॉफिट हो रहा है, इसको कमाने के लिए, मतलब इनको फ्यूचर में 2,000 रुपए मिल सके। इन्होंने सोच लिया होगा हाँ भाई ये 10,000 का फोन खरीद रहे हैं, आगे चले हम क्या करें, 2,000 का बेच देंगे, है ना। तो एक तरह ये भी पार्टनरशिप हो सकती है, पर लॉ के हिसाब से पार्टनरशिप नहीं है। वो कैसे नहीं है मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, पहले मैं इतना बता दे रहा हूँ क्या है ये। इन्होंने जो 10,000 रुपए का फोन खरीदा है, 5-5 हजार रुपए लगा के सोनू मोनू ने, किस लिए खरीदा है, वो फ्यूचर में इसको सेल कर सके। फ्यूचर में सेल कर दिया, सेल क्या करेंगे, फ्यूचर में आके सेल कर ही दिया इन्होंने, है ना, हम तो बाद में बना रहे हैं। कितने रुपए का सेल करा इन्होंने, 12,000 रुपए का। 2,000 रुपए का इनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो एक तरीके से जो मेरे समझाने का तरीका ये था कि जो इन्होंने 5-5 हजार रुपए लगाए हैं सोनू मोनू ने, ये क्या एक तरीके से 5-5 हजार रुपए क्या, ये इनकी कैपिटल है सोनू मोनू की, है ना। और जो कैपिटल लगी इनका रिजल्ट क्या निकला, 2,000 रुपए इनको प्रॉफिट हुआ, जिससे ये क्या कर सकते हैं, 1,000 रुपए, 1,000 ही होगा मेरे हिसाब से, 1,000 रुपए क्या करेंगे, ये आपस में इक्वल कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इनका मेन पर्पस क्या था, हाँ ये जो 10,000 का तो फोन बिक गया, है ना, सॉरी 12,000 रुपए का तो फोन बिक गया, 10,000 आपके चले किसमें, जो आपने कैपिटल लगाई थी, है ना, जो सोनू मोनू ने कैपिटल लगाई थी, और जो 2,000 रुपए बचे क्या करे, जो मुनाफा वो आपस में बांट लिए। समझे, पार्टनरशिप ऐसे ही होती है।
चलो हम आगे और अच्छे से जानेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, जो छोटे मोटे डाउट रह गए वो हम आगे क्लियर कर देंगे। बस इतना जान लो, बेसिक आपका क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर, शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट मैंडेटरी। एग्जाम्पल पे, देयर कैन बी पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। मतलब इसमें क्या है, जैसे ये सोनू मोनू है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अगर इनको ये बोला जाता अगर क्या ये आपस में क्या किस लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है, ये 2000 रुपये जो इनको प्रॉफिट हो रहा है इसलिए तो करी है। अगर ये जो फोन इनका जो 12,000 का बिका है, अगर यही फोन, मैं एक बार इसको मैं काट दे रहा हूँ अच्छे से समझ आएगा, जो इनका ये फोन है 12,000 रुपये का सेल हो रहा है, अगर इसको वही 8,000 रुपये में सेल होता तो ये क्या 8,000 रुपये, ये इस फोन को 8,000 रुपये का सेल करने के लिए क्या ये पार्टनरशिप करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको तो मुनाफा कमाना था, लॉस थोड़ी ना कमाना था। अगर इन्होंने 10,000 रुपये का फोन खरीदा है, 8,000 का सेल करेंगे तो इनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो क्यों जानबूझ के 10,000 रुपये का फोन खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों? इनको तो लॉस होगा, पता है हाँ भाई अगर 10,000 हम खरीद रहे हैं, 8,000 का सेल होगा, तो सीधी बात हम क्यों खरीदें इसको? क्यों? लॉस थोड़ा ना लेना है हमें। हम इनका जो 12,000 रुपये सेल हुआ है फोन, इसलिए तो इन्होंने पार्टनरशिप की है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये जो पार्टनरशिप होती है ना, वो किस लिए होती है? प्रॉफिट कमाने के लिए, लॉस कमाने के लिए नहीं होती है, प्रॉफिट कमाने के लिए होती है। लॉस तो हो जाता है कभी कभार, पर वही है कि जो पार्टनरशिप है या फिर कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। वैसे ही पार्टनरशिप है, जो पार्टनर से आपस में जो एग्री होते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए, तो किस लिए होते हैं वो पार्टनरशिप क्यों करते हैं वो? क्योंकि फ्यूचर में इनको प्रॉफिट हो सके, प्रॉफिट कमा सके वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी होती क्या है, तो ये देख लेते हैं एक बार हम। एक और एग्जांपल ये ले लेता हूं। जैसे म्यूचुअल एजेंसी क्या है, जैसे ये कोई मान लो आप, जैसे कोई पार्टनर्स हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी पार्टनर्स हो गए, एक्स वाई जेड मान लेता हूं, कोई पार्टनर्स हो गए। ये क्या कर रहे हैं, ये पार्टनर्स हैं आपस में, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं। पर किसी दिन या कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए क्या होता है, जो एक वाई है, वाई एबल नहीं हो पाता है, अवेलेबल नहीं हो सकता, या फिर इसकी तबीयत खराब हो सकती है, फिर फैमिली के साथ ही कहीं बाहर जाता है, बिजनेस में जो इसका वर्क है करने का वो नहीं करता है। मतलब मैं इजी वे में समझा दे रहा हूं। जैसे मैं टीचिंग का ही ले लेता हूँ, टीचिंग का भी नहीं, मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ। जैसे कोई फर्म है, फर्म का क्या मेन पर्पस है, कुछ भी सामान है, मतलब कुछ भी वो एक्टिविटी हो रही है फर्म के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसमें क्या है, सीधी बात है, वर्कर काम नहीं करते हैं, ये एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे, जो पार्टनर्स है वो भी कुछ ना कुछ वर्क कर रहे होंगे। ऐसे नहीं कि हाँ भाई उन्होंने पैसे लगा दिया वो आराम से फ्री बैठे हैं, क्या मैं काम करूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो मालिक हूँ। ऐसा थोड़ी नहीं हाँ वो सीट पे बैठा है या फिर कहीं चला गया काम नहीं करेगा, वो भी कुछ ना कुछ वर्क करता होगा, कुछ उसकी प्रोफाइल होगी फर्म के अंदर। पार्टनर तो है, ओनर तो है, जो पार्टनर तो ओनर होते हैं फर्म के अंदर, वो ओनर तो है जो पार्टनर्स है, पर कहीं ना कहीं उनकी कुछ प्रोफाइल भी है कि हाँ वो ये इस प्रोफाइल में है। जैसे इंस्टीट्यूट की बात कर लेता हूँ, जैसे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जैसे 2 या 3 लोग मिल के आपस में क्या करा, उन्होंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। तो किसी वजह से, जैसे कोचिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एक्स वाई जेड है, क्या करते हैं, ये कोचिंग स्टार्ट करते हैं, कोचिंग सेंटर लिख लेता हूँ, कोचिंग सेंटर। तो एक्स वाई जेड जो कोचिंग सेंटर है स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे ये क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर जो स्टार्ट करा है इन्होंने, तो ये अच्छा चल रहा है। तो किसी वजह से वाई जो है 1 महीने के लिए अवेलेबल नहीं है, पर वो कोचिंग सेंटर के अंदर वाई जो है अवेलेबल नहीं है, तो उसके बैकअप में कौन काम करेगा, तो उसकी जगह पे एक एजेंट रखता है वो फर्म के अंदर, कि हाँ भाई एक्स वाई अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका सब्जेक्ट ये एजेंट्स पढ़ा सके। मतलब समझे आप मेरे कहने का क्या है, मतलब ये है कि फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स किसी वजह से अवेलेबल नहीं होते, नहीं आ पाते कुछ दिन के लिए, 1 दिन के लिए भी, तो उनकी जगह उनका जो काम है एक एजेंट करता है। पार्टनर्स को हम क्या नाम से बुला सकते हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी के हिसाब से। और जो उसके बैकअप बिहाफ में जो काम कर रहे हैं, बिहाफ में कोई वर्क कर रहा है अगर वही प्रिंसिपल का, वो कौन होगा, एजेंट्स होगा। मतलब समझ गए इतना, मतलब ये कि जैसे कोई फर्म है, फर्म के अंदर जो पार्टनर्स उनकी कोई प्रोफाइल होगी, वो किसी वजह से अगर नहीं आ पाते फर्म के अंदर, तो उनके बिहाफ में कोई ना कोई पर्सन होगा जो उनके बिहाफ में वो वर्क करेगा, उनका वर्क करेगा।
तो उसको हम एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यही है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं राइट ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के आखिर राइट क्या होते हैं फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या है वो देख लेते हैं हम। एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब फर्म के अंदर कोई मैनेजमेंट हुआ, जैसे फर्म है उसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या पूरा मैनेजमेंट मान लो, पार्टनर्स जो है उनका हक है कि मैनेजमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट ले सकते हैं। फर्म के अंदर कोई बिजनेस के अंदर जो भी मैनेजमेंट है तो पार्टनर्स का पूरा राइट है, वो मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट ले सकते हैं, उनका राइट है पूरा, ठीक है। कुछ भी मैनेजमेंट में है वो पार्टिसिपेट ले सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं उनको मना कर दिया जाएगा हाँ भाई तुम पार्टनर्स हो आप नहीं आओगे, नहीं, क्यों, पार्टनर्स एक ऑनर हुआ है ना। उसके बाद कौन है, एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू कंसल्टेड अबाउट बिजनेस मैटर्स। जो बिजनेस के कुछ मैटर्स होंगे तो उसमें पार्टनर्स का राइट है, उसमें कंसल्ट कर सकते हैं, आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। जैसे बिजनेस जो है लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, जो भी हुआ तो कुछ मैटर्स हुए उसमें, या फिर वो आपस में वर्कर है लड़ाई कर दिए, तो उस जो लड़ाई हुई है वर्कर्स की आपस में, तो एक तरह से बिजनेस मैटर्स हो गया, बिजनेस के अंदर ही तो हो रहा है, वो फर्म के अंदर ही तो हो रहा है, तो उसमें क्या है, पार्टनर्स का हक है उस मैटर में वो इंक्लूड हो सकते हैं, पार्टिसिपेट ले सकते हैं, उनका राइट है उस चीज में कंसल्ट कर सकते हैं, आपस में बैठ के बातचीत कर सकते हैं। समझे मेरे मतलब बिजनेस के कुछ भी मैटर्स होते हैं अगर बिजनेस के अंदर, तो पार्टनर्स का हक है उन मैटर्स में कंसल्ट कर सकते हैं आपस में बैठ के, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पार्टनर्स का हक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का, है ना, पार्टनर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे, एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, इनका राइट होता है कि अपने प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने का। ये हम आगे देखेंगे कि प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाता है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, वो हम जब सॉल्व करेंगे आपका काफी उसमें डाउट क्लियर हो जाएगा जब वो कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू डिसअलाउड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आप। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। मतलब क्या है, एक फर्म है उसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं ऑलरेडी, 3 पार्टनर्स है जिसका हम क्या नाम देंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर ये 3 तो पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, बाद में क्या होता है, पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, ए पर्सन है ये बिजनेस में एडमिट होना चाहता है, ये चाहता है कि हाँ भाई, ये इनसे आके बोल सकते हैं हाँ भाई मैं आपके यहाँ इतनी कैपिटल में लगा दूंगा, आप मेरे को क्या करो, मेरे को ऐड कर लो अपने फर्म के अंदर, मैं भी एज अ पार्टनर आपके साथ वर्क करना चाहता हूँ। तो ये पार्टनर्स जो हैं, जैसे एक्स वाई तो परमिशन देते थे हाँ भाई तुम आ जाओ, तुम आ सकते हो, पर जो जेड इसको ये समझ नहीं आता, इंसान जो है कि इसकी कैपिटल जो भी हो, कुछ पर्सनल इशू होंगे या जो भी हो, इसको समझ नहीं आता, तो ये क्या करता है, डिसअलाउड कर देता है, हाँ भाई तुम इस फर्म के अंदर नहीं आ सकते हो। तो हक है, जेड का हक है कि ये इस पर्सन को डिसअलाउड कर सकता है। जेड के मना करने पे ये पार्टनर होगा, ये जो पर्सन है, ए पर्सन है, ये एडमिट नहीं हो सकता है फर्म के अंदर, समझे। मतलब कि वही कॉन्सेप्ट वही था, जो टॉपिक हमारा वही है कि एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब जो नया पार्टनर फर्म के अंदर जुड़ना चाह रहा है, ऐड होना चाह रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो पार्टनर्स का हक है कि उनमें से अगर कोई एक पर्सन भी अगर मना कर देता है, तो एक भी पार्टनर मना कर देता है, तो जो नया पर्सन आ रहा है उसे डिसअलाउड कर सकता है, वो मना कर सकता है हाँ भाई तुम फर्म के अंदर नहीं आ सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। मतलब क्या है, जैसे ये इसे तो हटा दो, ये पार्टनर तो है नहीं है, फालतू में आप सोचोगे कि हाँ भाई अभी तो बोला नहीं है फिर ऐड कर दिया है ना, इसको हटा दे रहा हूं मैं। मतलब जैसे ये 3 पार्टनर्स हैं, है ना, एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, ये 3 पार्टनर्स है, इसमें क्या होता है, तीनों सही से काम कर रहे होते हैं, उसमें से क्या होता है, जो जेड है ये बोलता है कि हाँ भाई मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत प्रॉफिट कमा लिया, इसी वजह से ये क्या करता है, फर्म को छोड़ना चाहता है, ये रिटायर होना चाहता है, लैब भी बोल सकते हैं हम, ये फर्म से रिटायर होना चाहता है, तो ये रिटायर हो सकता है, इसका राइट है, ये रिटायर हो सकता है। हमारा जो पार्टनरशिप जो लॉ है, जो अकाउंटिंग के लॉज होते हैं, तो क्या कहते हैं
कि हाँ भाई जितने भी पार्टनर्स उनको फ्रीडम है वो रिटायर हो सकते हैं फर्म के अंदर से, पर कब होंगे? आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, हाँ पूरा प्रॉपर नोटिस देने के बाद, जो भी प्रॉपर नोटिस होगा वो देने के बाद रिटायर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एवरी पार्टनर्स हु हैज एडवांस लोन टू द फर्म रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इट 6% पर एनम इफ नॉट स्पेसिफाइड। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, समझाता हूँ आपको। इसमें क्या है? एवरी पार्टनर हु हैज एडवांस लोन टू द फर्म रिसीव्ड ऑन इट 6% पर एनम इन स्पेसिफाइड। मतलब जो पार्टनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? फर्म को एडवांस लोन ले भी सकते हैं, वो फर्म से एडवांस लोन ले भी सकते हैं और एडवांस लोन दे भी सकते हैं। मतलब फर्म से लोन ले भी सकते हैं एक टाइम पे और लोन दे भी सकते हैं, है ना? ये इसमें और कुछ नहीं है। उनको जो इंटरेस्ट लेना या देना होगा, कितना देना होगा? 6% पर एनम के हिसाब से। आगे हम देखेंगे कितना परसेंट वगैरह देना पड़ता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। बस इतना जान लो कि राइट में जो ये पॉइंट है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स में जो पॉइंट है हमारा, कि एवरी पार्टनर्स जो होते हैं, जितने भी पार्टनर्स है फर्म के अंदर, 2 या 3 4 जितने भी होंगे, इनका राइट होता है कि ये फर्म से लोन ले भी सकते हैं, लोन दे भी सकते हैं फर्म को, अगर फर्म को जरूरत है कुछ अमाउंट की तब। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टनरशिप डीड। ये एग्जाम में भी आता है, तो इसको आप स्टार बना लीजिएगा। चल भी मेरा इतना समझ लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप अच्छे से समझ के जाइएगा, ये एग्जाम में आता है। तो हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड आखिर होती क्या है। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें क्या रहता है? टर्म्स एंड कंडीशन। मैं ये बता दे रहा हूँ ये क्या होती है, जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, इसी वे में पार्टनरशिप डीड होती क्या, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। पार्टनरशिप डीड जो है, जैसे फर्म के अंदर कुछ पार्टनर्स है एडमिट होते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, पहले ही उनका डिसाइड हो जाता है कि फर्म के अंदर हम जो कैपिटल लगा रहे हैं उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, है ना। जो फर्म के अंदर से हम कुछ अमाउंट को विड्रॉल करेंगे, जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना होगा हमें, है ना। और क्या क्या रहेगा, और भी कई सारी चीजें होती है, वो हम आगे देखेंगे। इतना जान लो कि पार्टनरशिप जो डीड होती है वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जो जिसमें डिटेल्स होती है, किसकी डिटेल्स होती है, पार्टनर्स की, है ना। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, जिसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स टाइप में होते हैं, मैं बता दूंगा आपको। अब ये जान लो आगे क्या होता है, हम आगे पढ़ लेंगे। ये जान लीजिए, जो पार्टनरशिप डीड जो होती है किस पे बनाई जाती है, स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। जो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, लिखी जाती है, किस रिटन डॉक्यूमेंट तो होता है, जो डॉक्यूमेंट लिखा जाता है कौन से पेपर पे लिखा जाता है, स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है ना। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएगी, वो मैं आगे बताऊंगा क्या क्या होता है। अब ये जान लो कि पूरा एलिमेंट वो हम टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें पूरी लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टैम्प ऑफ रजिस्ट्रार्स ऑफ फर्म, जो फर्म होगी, फर्म का जो स्टैंप होगा वो हम लगाएंगे, है ना। फर्म के नाम का जो स्टैंप होगा हम वो पार्टनरशिप डीड में लगाएंगे, तभी वो वैलिड होती है। उसके अलावा स्टैंप के अलावा वैलिड नहीं होती है। जो स्टैंप लग रहा है कौन से एक्ट के तहत लग रहा है, स्टैंप एक्ट 1899 के तहत लग रहा है वो, ठीक है। फिर इसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती है, आप समझ गए हो ना। रिटन डॉक्यूमेंट होती है, जो कि जितने भी हम पार्टनर्स काम कर रहे हैं, मतलब काम क्या है, वो एक फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल रहेगी, है ना। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है पार्टनरशिप डीड में, है ना, ये सब रहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को बनाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें, इट रेगुलेट्स द राइट्स ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर्स एंड अवॉइड एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर्स। इसमें ये बताया गया जितने भी पार्टनर्स फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, 2 या 3 4 जितने भी होंगे, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, सारा डाउट क्लियर है उनका। इसलिए पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं हम, बनाई जाती है। फिर एनी डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड विद इजीली हेल्प ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसे पार्टनर्स है, जो कितना प्रॉफिट किस पार्टनर्स को देना है ना, कितना उस पार्टनर, किसी पार्टनर जैसे एक्स पार्टनर है कितना अमाउंट विड्रॉल किया है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है,
तो यही सब चीजें लिखी रहती है उसमें। क्या रहता है, हाँ पार्टनर्स के पार्टिकुलर वाइज में सारी चीजें लिखी रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उनका जो सेटल करना होता है आसानी से किया जाता है पार्टनरशिप डीड के अनुसार, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड पॉइंट, पार्टनरशिप डीड इज कंसिडर्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। जो पार्टनरशिप डीड जो है वो एविडेंस है कहाँ पे, कोर्ट में। मतलब अगर इन द केस अगर कोई मैटर हो जाता है बिजनेस के अंदर, जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है, एविडेंस है, एक सबूत है कोर्ट के अंदर। अगर मामला कहीं कोर्ट तक वैसे जाना नहीं चाहिए, पर अगर कोर्ट तक चला जाता है तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एविडेंस है, सबूत है कोर्ट के अंदर, ठीक है। फिर हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताया था कि आपके लिए बहुत जानना जरूरी है, वो क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ डिटेल होती है वो हम देखेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या होती है, आप देख लीजिएगा। इसमें रहता है पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें क्या क्या रहेगा, नेम रहेगा पार्टनर्स का, नेम है ना, एड्रेस रहेगा उनका, और भी कई उनकी पर्सनल डिटेल्स होंगे वो रहेंगे इसमें, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म के कुछ डिटेल्स रहेंगी है ना, लाइक फर्म का नेम, फर्म का एड्रेस क्या है, वो तो शायद आगे ही होगा। बस ये मान लो कि फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म की कुछ डिस्क्रिप्शन होंगे। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस है, जो फर्म है उसका प्लेस क्या है, उसकी जगह क्या है, कहाँ है जगह, वो रहेगी इसमें है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का आखिर नेचर क्या है, मतलब जैसे बिजनेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर क्या है वो, या फिर वो एजुकेशन के ऊपर है, या फिर इंडस्ट्री है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्या है वो नेचर ऑफ बिजनेस में आ जाता है, वो देख लेंगे, जो होगा नेचर ऑफ बिजनेस में लिख देंगे वही। फिर क्या है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनर है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्या है ये भी जरूरी है, जो पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ठीक है, उनकी कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं हम, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे हैं फर्म के अंदर उसका जो इंटरेस्ट हमें देना होगा, सॉरी फर्म को जो इंटरेस्ट देना होगा पार्टनर्स को, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे हम। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे मैंने आपको बताया था। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म को अगर जरूरत पड़ती है कुछ अमाउंट को, तो अपने पार्टनर से वो क्या करती है, लोन दे देती है, उसका इंटरेस्ट भी उसे पे करना होगा। पार्टनर्स की सैलरी भी रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया था जो पार्टनर्स होते हैं उनका फर्म के अंदर कुछ ना कुछ प्रोफाइल होती है ना, कुछ ना कुछ वो वर्क करते हैं, तो उनकी सैलरी भी आती है उसमें। फिर पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स के कमीशन भी आते हैं, है ना, कि जो बच जाता है अमाउंट वो हम आगे देखेंगे, पार्टनर्स कमीशन कैसे निकाला जाता है, कैसे दिया जाता है उनको, वो सब आगे देखेंगे। इतना जान लो कि पार्टनर्स कमीशन भी हमें देना होता है, और भी कई डिटेल है, और भी कई चीजें वो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप फर्म में का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम से ही पता लग रहा है कि हाँ जो पार्टनर है या कोई ओनर है फर्म के अंदर क्या करता है, अमाउंट को इन्वेस्ट करता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। फर्म बदले में क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, जो कैपिटल है इसका इंटरेस्ट देगा वापस में, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी आपने 11th पढ़ चुके, ड्राइंग क्या होता है, मतलब ये कोई बिजनेस का ओनर जो है ये क्या करता है, अमाउंट, कुछ अमाउंट को विड्रॉल करता है बिजनेस से, है ना। तो जो अमाउंट को विड्रॉल कर रहा है उसके बदले जो पर्सन है, जो ओनर है, वो बिजनेस को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, है ना। वो अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, साथ के साथ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसी में ही है वो क्या कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के पहले, वो सेकंड पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। ड्राइंग्स आर टेम्परेरी नेचर, जो ड्राइंग्स होती है वो टेम्परेरी नेचर होती है। फिर अमाउंट विड्रॉन परमानेंटली इज नॉन एज विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कुछ अमाउंट ऐसे होते हैं जो परमानेंटली निकाले जाते हैं, उसको क्या करते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल करते हैं। जैसे कैसे होंगे मैं बता दे रहा हूं आपको, जैसे कोई पार्टनर है, एग्जांपल पे यही ले रहा हूं एग्जांपल में, जैसे ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये जो पार्टनर हुआ, एक तरीके से हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये पार्टनर हुआ, ये क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट को बिजनेस से निकाल रहा है। जैसे इसने क्या करा,
20,000 रुपये, 20,000 रुपये क्या किए इसने, बिजनेस से विड्रॉल करे, मतलब बिजनेस से कुछ 20,000 अमाउंट जो है वो विड्रॉल करा, ठीक है। फिर क्या हुआ आगे, इसको तो छोड़ के जाना था, इसने किसी को बताया नहीं था। जैसे इसने विड्रॉल कर दी उसके बाद क्या कर रहा है, ये कुछ दिन बाद बता रहा है, हाँ भाई मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, प्रॉपर नोटिस दे दिया इसने कि हाँ मैं रिटायर होने वाला हूँ। वही जो ये रिटायर हो रहा है तो 20,000 रुपये क्या ये वापस तो करेगा नहीं, ये तो बीच में रिटायर हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, जो 20,000 रुपये हैं जो इसने विड्रॉल करे हैं तो ये तो वापस करेगा नहीं। वो जो अमाउंट जो है परमानेंटली हमारी निकल गई है एक तरीके से, बिजनेस के अंदर से वो अमाउंट जो है परमानेंट निकल चुके हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल नाम से, एक तरह से कैपिटल से ही निकाले गए, वो समझ लो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोला जाएगा, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर्स भी बोल सकते हैं इसे हम। कैसे होगा ये, जैसे पार्टनर्स को कुछ अमाउंट की जरूरत है, जैसे 20,000 रुपए की इसको जरूरत पड़ गई, इसने क्या करा, इसने फर्म से कुछ अमाउंट ले लिया, है ना, 20,000 रुपए ले लिया इसने, कुछ क्या 20,000 रुपए निकाल लिए फर्म से। बाद में आके जब इसको पेमेंट करने की बारी आएगी तो ये क्या करेगा, कुछ फिक्स अमाउंट रहता है, वो क्या करेगा, जो 20,000 रुपए तो निकाले साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करेगा। वही होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म में क्या होगा, टू पार्टनर्स में, कि ये जो पार्टनर है ये क्या करे, कुछ 20,000 रुपए अमाउंट जो निकाल रहे हैं फर्म से, बदले में इसको क्या देना पड़ेगा, अमाउंट तो ये ले रहा है, साथ के साथ इसे 20,000 रुपए तो पे करने पड़ेंगे, साथ के साथ इसको क्या करना होगा, जो इसके इंटरेस्ट होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो भी इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म बाय पार्टनर्स, मतलब अगर फर्म को अगर कुछ अमाउंट की जरूरत है, जैसे मान लीजिए इसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो ये क्या करेगी, पहले क्या कर देगी कि इंटरनल यूजर के पास जाएगी, बाद में एक्सटर्नल यूजर के पास जाएगी, है ना, यूजर नहीं बोलेंगे, वो तो मैं 11 को बता रहा हूँ आपको। फर्म को अगर अमाउंट की जरूरत है वो क्या करेगी, पार्टनर से ही 1 लाख रुपए ले लेगी, पैसे तो ले लिए फर्म ने, पर जब पेमेंट की बारी आएगी तो फर्म क्या करेगी, बाद में उसको 1 लाख रुपए तो देगी पार्टनर को, साथ के साथ इसका इंटरेस्ट भी पे करेगी फर्म को, ठीक है। लोन क्या है फर्म के लिए, एक तरह से लायबिलिटी है ना, तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा उसको। उसके बाद क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है। ये प्रोविजंस जो वर्ड है ना, ये आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे क्या होता है, अभी मैं समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, ये आप आगे समझेंगे प्रोविजंस आखिर होता है, जैसे हम चैप्टर वाइज आगे पढ़ते रहेंगे तो उसमें आप देखोगे प्रोविजंस आखिर होता क्या है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है, इफ ऑल पार्टनर्स एग्री अ माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 30। मतलब ये मैं प्रैक्टिकल करके ही बता सकता हूं मैं आपको। जैसे क्या है, जैसे फर्म के अंदर सोनू मोनू को ले लेते हैं दोबारा से सोनू मोनू ये पार्टनर्स हैं, ठीक है। क्या होता है फ्यूचर में, एक नया पार्टनर आना चाहता है, इसकी एज क्या है, ये माइनर है, मतलब इसकी एज जो है 18 प्लस नहीं है, ये 18 के नीचे है, बिलो 18 है, अबव 18 नहीं है। तो ये क्या करता है, ये क्या कर सकते, इसमें क्या बताया गया है, अगर ये दोनों अगर एग्री है, इसको अगर ये माइनर है फिर भी इसको ऐड करने के लिए, मतलब पार्टनरशिप फर्म में जोड़ने के लिए, इसको ऐड करने के लिए अगर एग्री हैं, तो लॉ ये कहता है ये ऐड हो सकता है, अगर ये कैपिटल लेके आ रहा है फर्म के अंदर तो ऐड हो सकता है। बस जो पहले के जो पार्टनर्स है ये एग्री होने चाहिए अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इतना तो समझ गए आप क्या होता है ये, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। मतलब क्या है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जो फर्म है रजिस्ट्रेशन लेती है किसमें, पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो उसमें रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वो क्या है, ऑप्शनल है, मर्जी है फर्म की, अगर लेना चाहे तो ले सकती है, ना लेना चाहे तो नहीं ले सकती, कोई जबरदस्ती नहीं, हाँ भाई तुम लो ही लो। कौन से सेक्शन में आ जाते हैं, सेक्शन 69 में आता है ना। मतलब जो पार्टनरशिप डीड है जरूरी नहीं है कि सब फर्म की बनाई जाएगी, कुछ की बनाई जा सकती है, ऑप्शनल है, वो चाहे बना सकते हैं चाहे नहीं भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स ए फर्म डिसअलाउड डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन 35। मतलब फिर से इसमें पार्टनर को बनाना पड़ेगा, फिर बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बाद आपको समझ नहीं आएगा ना, एग्जाम्पल नहीं समझूंगा तो
मतलब ये तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, ये क्या है, तीन पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, ठीक है। क्या होता है, किसी वजह से ये जो जेड है ना, इसकी डेथ हो जाती है, खत्म हो जाता है, ये डेथ हो जाती है इसकी किसी वजह से। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इसकी डेथ के बाद ऐसा नहीं कि जो फर्म है वो बंद हो जाएगी, जो फर्म है वो बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी अगर ये दोनों चलाना चाहें तो। अगर ये चाहते हैं कि हाँ भाई अगर जेड किसी वजह से खत्म, वो डेड हो जाए, चाहे ये बीमार रहता है, एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है, तो एक्स वाई इसकी डेथ के बाद ये दोनों चला सकते हैं फर्म को, है ना। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी फर्म, फर्म बंद नहीं होगी, चलती रहेगी, बस चलाने वाले होने चाहिए। पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी, बस अगर कोई पार्टनर से उसकी डेथ हो जाती है तो क्या है, जो उसके पार्टनर्स और भी बचे जाते हैं वो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी फर्म। फिर लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, अब ये देख लेते हैं कि पार्टनरशिप में लायबिलिटीज क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे, इफ अ पार्टनर्स कैरीज ऑन बिजनेस in competition with the firm without the consent of other partners and earns profit from such business, the profit shall be paid to the firm, however loss are the borne by him only. मतलब इसमें क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे कोई पार्टनर है, जैसे ये सोनू मोनू है, फिर से एग्जांपल ले रहा हूं सोनू मोनू का। ये सोनू मोनू ये क्या करते हैं, इनका गोल्ड का काम है, ज्वेलरी का काम है, ये ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं ना। सोनू मोनू नहीं, एक्स वाई जेड ही ले लो फिर से आप, दो तीन पार्टनर होने चाहिए ना समझाने के लिए। अच्छा, एक्स वाई जेड, ये क्या है, तीन पार्टनर्स हैं, इनका ज्वेलरी का वर्क है। तो इसमें क्या होता है, जो जेड है, तीन तो एग्री होते हैं हाँ इनके ज्वेलरी का ऑलरेडी चल रहा है। जो जेड है ये क्या करते हैं, चुपके से बिना इनसे कंसल्ट किए ये भी ज्वेलरी का अपना खुद का वर्क चालू कर देता है एज अ पर्सनल। ये किसी को नहीं बताता हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये क्या करता है, ज्वेलरी का ही बिजनेस ये साइड टू साइड प्रॉफिट कमाने के लिए ये चालू कर देता है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये बताया गया है जो ये चुपके से इसने काम चालू कर दिया है, ज्वेलरी का ही चालू किया है, अगर इन दोनों का ये पता चलेगा तो लॉ के हिसाब से इसकी फर्म में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो किसके पास जाएगा, पार्टनरशिप फर्म के पास जाएगा। जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो किसके पास जाएगा, पार्टनरशिप फर्म के पास जाएगा, समझे। मतलब इन्होंने क्या किया है, ये तीन पार्टनर से आपस में, है ना, तो ज्वेलरी का इनका बिजनेस था, ज्वेलरी के बिजनेस में ये तीनों पार्टनर से आपस में मिलकर काम स्टार्ट किया था इन्होंने। पर ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए अपना पर्सनल वर्क भी चालू कर दिया, इसको पूरी नॉलेज होगी ज्वेलरी की, तो इसने क्या किया, अपना पर्सनल वर्क भी चालू कर दिया। तो वही जब इन दोनों को पता चला, इन्होंने क्या किया, लॉ में तो है ही है, अगर ज्वेलरी का ये काम कर रहा है तो इसके फर्म का जितने भी प्रॉफिट हुआ है ये सारा ये रख लेंगे, ज्वेलरी वाली जो फर्म पार्टनरशिप फर्म में चला जाएगा। अगर लॉस होता है वही तो लॉस नहीं लेते, सिर्फ प्रॉफिट लेते, लॉस इसको अकेले ही झेलना पड़ेगा जेड को, हाँ भाई तुम लॉस झेलो। अगर वही ज्वेलरी के अलावा जैसे मान लो आप मोबाइल का काम चालू कर लेता है, मोबाइल सेल करने का, तो उसमें इनका कोई हक नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं लेते, कोई लॉस नहीं लेते। अगर ज्वेलरी के अलावा कोई और भी काम स्टार्ट करता ही अगर, तो इनका कोई हक नहीं होता उसमें से सारा प्रॉफिट लेने का। पर उन्होंने क्या किया, जेड ने क्या किया, ज्वेलरी का ही काम स्टार्ट करा, तो इसलिए वही गलती कर दी, है ना। तो वही इसमें कहने का मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म में जो वर्क हो रहा है, जो नेचर है जो पार्टनरशिप फर्म का, अगर कोई पार्टनर से उसी नेचर को कोई काम स्टार्ट करता है अपने पर्सनल में, वही काम सेम, तो जितना ही प्रॉफिट होगा वो फर्म के पास चला जाएगा, पार्टनरशिप फर्म के पास चला जाएगा, है ना। यही है इसमें। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ अ पार्टनर्स अर्न प्रॉफिट हिमसेल्फ फॉर एनी ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस कनेक्शन, प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू फर्म। मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या है मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये जो पार्टनर है ये क्या करता है, जैसे ये जो फर्म है इसका क्या काम है,
इसका काम है कार सेल करने का, कार को मैन्युफैक्चर करती है फिर सेल करती है ना। तो ये जो पार्टनर है, पार्टनर ही मान लो इसको आप, ये क्या करता है, ये साथ में तो काम कर, इसका कार सेल का काम है ना। तो इनको क्या करना होता है, ये जो पार्टनर है इसका साइड टू साइड प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करता है, इसका कार के रॉ मटेरियल है वो सेल करता है, रॉ मटेरियल का काम है इसका भी। कार सेल करने का नहीं, सेम नहीं है काम, काम अलग इनका। कार सेल करते हैं, रॉ मटेरियल को खरीद के, पर ये पर्सन क्या करते हैं, जो पार्टनर ये क्या करता है, कार के रॉ मटेरियल को खरीद के वो सेल करता है। कार को सेल नहीं करता, कार के जो रॉ मटेरियल से टायर हो गया, जो भी इंजन वगैरह जो भी हो गया एक्स्ट्रा, वो सेल करता है। तो ये क्या कर सकता है, जो कंपनी है ये क्या कहती है, या फिर ये पार्टनर्स क्या कहेगा कंपनी को जाके, जो आप रॉ मटेरियल है जो आप बाहर से खरीद रहे हो वो आप मेरे से खरीद लो। तो ये क्या करिए, कमीशन कमाने के लिए गुड्स कमीशन कमाने के लिए क्या करिए, वो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल करते रहे, किसको, फर्म को ही, है ना। तो यही है, इसमें और कुछ नहीं बोला गया है। तो फर्म क्या करेगी, उसी से सामान खरीद लेगी, गुड्स उसी से परचेज कर लेगी, बदले में कमीशन उसको दे देगी। ये इसमें कहने का मतलब, समझे आप। फिर in the absence of partnership deed or where it does not have clause in respect of the following, then provisions of Indian Partnership Act 1932 will be applied। इसमें क्या बताया गया, हम एक बार देख लेते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई एलिमेंट्स हम नहीं लिख पाते हैं किसी वजह से, है ना, तो 1932 के हिसाब से उसमें क्या क्या आ सकता है वो देख लेते हैं हम। जैसे इन द केस अगर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल जाते हैं, तो अब बदले हम क्या करेंगे, तो उसमें हमें कौन कितना परसेंट डालना है कितना नहीं डालना है कुछ नहीं मिलेगा। अगर जैसे 3 पार्टनर मिलके 5 लाख रुपए लगाए हैं, अगर वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल जाते हैं पार्टनरशिप डीड में, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। 5 लाख रुपए सिर्फ फर्म के पास चले जाएंगे, उनके पास नहीं आएंगे लॉ के हिसाब से देखा जाए तो। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही उनमें आपस में बात चलती है, फर्म अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिख पाते हैं अगर वो किसी वजह से, तो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा उनको, क्योंकि उसमें जीरो आ जाएगा, है ना। अब रही बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, ये एक बार देख लेते हैं क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो होगा। अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही लिखना भूल जाते हैं, तो उनका जितना भी होगा, जितना प्रॉफिट होगा, जैसे एग्जांपल में 4 पार्टनर है 4 पार्टनर है, उसमें कितना हो रहा है, 80,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो 4 पार्टनर क्या होगा, 20,000 रुपए डिवाइड हो जाएंगे ईच पार्टनर, 20,000 रुपए ईच पार्टनर के हिसाब से इक्वल हो जाएंगे 4 भाग में, है ना। 4 में 80,000 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर वो लिखना भूल जाते हैं तो क्या होगा, उसमें जो हमारा वो होगा कमीशन, क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल हो जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा, इक्वल रहेगा। चाहे किसी ने 3 लाख रुपए लगाए हो, किसी ने 1 लाख लगाए हो, क्या होगा, उनकी गलती है, पार्टनरशिप की गलती है, क्यों नहीं पार्टनरशिप डीड लिखा उन्होंने, तो इनका जो है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, समझे आप। फिर पार्टनर्स की सैलरी, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स जो हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स की सैलरी लिखना अगर भूल जाते हैं, किसी वजह से नहीं लिख पाते हैं, तो पार्टनर्स जितना भी काम करेंगे तो वो सैलरी नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी उनकी, है ना। क्यों, इसलिए क्योंकि उन्होंने लिखा क्यों नहीं। उसके बाद 5th पॉइंट है हमारा पार्टनर्स कमीशन, अगर वो भी नहीं लिखा तो वो भी नील में जाएगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म 6% पर एनम, मतलब कोई पार्टनर है अगर फर्म से कुछ लोन लेता है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को। ये हमने कर दिया है, साइड में आपको दिखा देता हूँ, 2 फर्म वाला कहाँ गया, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, है ना। यही हो रहा है, पार्टनर्स लोन ले रहा है, इससे बदले इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है। तो मतलब इसमें क्या है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना जाएगा, 6% जाएगा, 6% पर एनम, ये इसमें कहने का मतलब। आप सब काफी कंफ्यूज हो सकते हो किसमें, 2 में और बाई में। 2 में क्या होगा ये समझ लेना कि जो अमाउंट पार्टनर्स फर्म से लेगा, और बाई में क्या होगा, जो अमाउंट पार्टनर्स फर्म को देगा, समझ रहे हो ना। 2 और बाई में मतलब जो पार्टनर्स के पास अमाउंट जो लोन का है वो फर्म के पास, फर्म से पार्टनर्स के पास आ रहा है, और बाई पार्टनर क्या हो रहा है, अमाउंट जो है फर्म जो है पार्टनर से ले रहा है, मतलब अमाउंट जो है जितना भी अमाउंट है 1 लाख रुपए जो है किसके पास जा रही है, फर्म के पास जा रही है, किससे जा रही है, पार्टनर से। समझ गए इतना आप, है ना, यही था इसमें खाली। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे इसमें, बस इतना ही
हाँ इसमें और क्या है, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन बाई फर्म में क्या होगा, नील। मतलब अगर वही फर्म ने अगर अब पार्टनर से पैसा लिया है कुछ लोन में, उसका इंटरेस्ट पे नहीं करेगी फर्म। क्यों क्यों उसने उन्होंने लिखा क्यों नहीं पार्टनर पीरियड में, बस यही है इसमें। फिर उसके बाद हमारा एक पॉइंट है हमारा बेसिक, मतलब कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोसिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है। तो हम एक काम करते हैं, काफी क्लासेस काफी लंबी चली जाएगी, तो हम क्या करते हैं ये क्लास को यही ओवर कर देते हैं। आज की क्लास यही ओवर होती है। हम कल आपसे मिलेंगे इसी चैप्टर में इसके आगे के टॉपिक के साथ। आप एक काम करिएगा, आपकी जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे क्लास 11th में हो या फिर 12th में हो, तो आप क्या करिएगा, हमारे जो यूट्यूब चैनल है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसलिए क्योंकि हम हमारे चैनल पे क्लास 11th और 12th का कॉमर्स का पूरा बैच अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होगा, बिजनेस स्टडीज होगा, इकोनॉमिक्स होगी और मैथमेटिक्स होगी, और ये बिल्कुल फ्री रहेगी। तो आप क्या करिएगा, जितने भी आपके कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको आप हमारे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो कल मिलते हैं आपसे इसके आगे के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।